Hello guys, welcome back to my channel. इतने मंथ से मैं ज़्यादा कुछ अपडेट तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे अपनी लाइफ में। बेसिकली करियर रिलेटेड में कि बिज़ी हो गए थे हम बहुत ज़्यादा, कि जो भी पेंटिंग्स वीडियो रहती थी वो हम 12th में ही बनाते थे। फिर उसके बाद फिर बोर्ड्स आ गए, बोर्ड्स के बाद फिर एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी। बेसिकली हम तो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो फिर उसके बाद सीयूटी की तैयारी, सीयूटी के बाद एंट्रेंस, कॉलेज में एडमिशन लेना। फिर उसके साथ वीडियो से थोड़ा मन हट ही गया था, बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा था। फिर सेकेंड ईयर, जब कॉलेज का सेकेंड ईयर हुआ तो मैंने अपनी बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी। बेसिकली अब हम थर्ड ईयर में, 1 ईयर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ईयर मेरा बैंक का एग्ज़ाम का अटेम्प्ट होगा। तो बेसिकली नेक्स्ट ईयर तो मेरे बैंक का अटेम्प्ट रहेगा। उसके लिए मुझे बहुत अच्छे से अच्छी तैयारी बेसिकली चल ही रही है। और बेसिकली अभी तो मेरे पास कोई बैंक का एग्ज़ाम तो नहीं है, और मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ एक तरह से, क्योंकि मेरा जो भी रिज़ल्ट वगैरह आता है वो जून वून में आता है, जिसके हिसाब से अगर एसबीआई अगर अपॉर्चुनिटी देता है कि लास्ट ईयर में आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बेसिकली हम फिल नहीं कर सकते बेसिकली, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट तो जून में होता है और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जल्दी हो जाता है। तो बेसिकली इस टाइम पे मुझे कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेने चाहिए, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। अगर गवर्नमेंट बैंक में ना हो सके तो क्या पता प्राइवेट बैंक में इसकी वेटेज हो। ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा कि सिर्फ एक ही प्लान ए के पीछे ही भागो, हमेशा प्लान बी रख के चलना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली डीबीएफ नाम का एक एग्ज़ाम होता है, जो कि सेम एज जेआईएबी की तरह होता है। बेसिकली इसका ये आईबीबीएफ कंडक्ट कराती है। आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे नीचे जाओगे, आईबीबीएफ सर्च करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, तो कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई करके। उस पर जब आप जाओगे तो फिर उसके अंडर में एक एग्ज़ाम करके ऑप्शन होगा, उसको आप अगर क्लिक करोगे तो आपको कई सारे एग्ज़ाम्स दिखेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आप अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप डीबीएफ का भी एक देख पाओगे। फिर उसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप उसको क्लिक करके उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एक टाइप से इसका जो सिलेबस है, जब हम इसकी सिलेबस की बात करते हैं तो इसका जेआईबी का जो सिलेबस होता है वो सेम एज डीबीएफ का सिलेबस होता है। डीबीएफ का सिलेबस होता है। ठीक है। तो इससे क्या एडवांटेज होता है, जो भी बहुत स्टूडेंट, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं बैंक में सिलेक्ट होने के बाद जो एग्ज़ाम देते हैं वो बेसिकली जेआईबी की देते हैं। डीबीएफ उन लोग एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि डीबीएफ हमेशा 12th पास वाले देते हैं और नॉन बैंकर्स देते हैं। बेसिकली इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास होना चाहिए और नॉन बैंकर होना चाहिए। तो इसका सिलेबस बेसिकली दोनों का सेम होता है। और डीबीएफ एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो कि नॉन बैंकर्स देते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाइएगा तो उनका उसका पीडीएफ एक बार ज़रूर पढ़िएगा। बहुत अच्छा होता है, सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसको आप कर सकते हो। और फिर बाद में अगर जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर आप किसी भी बैंक में जाते हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाते हो, फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में जाते हो, आपको उसमें कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो अगर जैसे इफ़ यू आर फ्री एट दैट टाइम तो यू शुड गो फॉर दैट एग्ज़ाम, जो कि एक टाइप से डिप्लोमा एग्ज़ाम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा वैलिडेशन ये देता है। बहुत ज़्यादा आईबीबीएफ एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन का नाम होता है। ठीक। तो इसकी फ़ीस के बारे में बात करते हैं। तो इसकी फ़ीस अप्रॉक्स अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप कुछ समथिंग 3000 टू 3500 लगेगा। आप एक बार नोटिफिकेशन देखिएगा, या फिर मैं आपको खुद ही दिखा दूँगा। ये वीडियो क्लियर हो जाएगी तो आपको दिखा दूँगा। इसका बेसिकली 5 अटैम्प्ट होते हैं। 5 अटैम्प्ट को में आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ता है।
इसके बाद भी आप अटैम्प्ट दे सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है। इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है? इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है? मिनिमम आपको 50 मार्क्स लाना होता है ईच सब्जेक्ट में। मतलब इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। बेसिकली मिनिमम की बात करें तो आपको 45 मार्क्स ईच सब्जेक्ट में लाना पड़ता है। अगर आपको पास होना है सिर्फ, तो 45 मार्क्स अगर लाओगे तो पास हो जाओगे। लेकिन आपको बेसिकली क्या होता है, आपको जो एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, मतलब टोटल 4 सब्जेक्ट को मिला के आपको एग्रीगेट्स जो होना चाहिए आपके पास 200 होना चाहिए। बेसिकली 400 का 100 मार्क्स का मतलब एग्ज़ाम होता है। उसमें से आपको अगर टोटल आप बात जब करते हो, मतलब 400 मतलब 4 सब्जेक्ट है तो 400 हुआ, उसको आपके लिए पास, अगर आपको पास होना है तो 200 मार्क्स लाना होता है। मतलब अगर आप एक सब्जेक्ट में 45 ला रहे हो तो दूसरे सब्जेक्ट में आपको 55 तक लाना ही पड़ेगा, तभी आपको मतलब आप 200 तक पहुंच जाओगे। क्योंकि अगर हर सब्जेक्ट में आप 45 लाओगे तो कितना होगा? 45 लाओगे कितना होगा? 45 वेट, तो अगर आप हर सब्जेक्ट में 45 लाओगे तो 180 मार्क्स होगा, जो कि आप पास नहीं कर पाओगे। तो इसका लॉजिक यही है। और इसका मतलब एग्ज़ाम जो होता है, इसका रजिस्ट्रेशन 2 बार होता है, मतलब 2 टाइम्स, एक साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है। पहला एग्ज़ाम फरवरी में होता है, फरवरी में रजिस्ट्रेशन होता है, मई में एग्ज़ाम होता है, अगस्त में रजिस्ट्रेशन होता है और नवंबर में एग्ज़ाम होता है। बेसिकली हम अगस्त वाला अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन तो नहीं हुआ, लेकिन कई बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। आप अगर जितना ज़्यादा डिले करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ता है। तो आप स्टार्टिंग में अगर रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर देते हो तो आपके लिए बेटर होता है। फिर आपको ये नवंबर में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, जो कि हर एक एग्ज़ाम मतलब ईच एग्ज़ाम 2 आवर्स का होगा। मतलब हर एक एग्ज़ाम में आपको 2 घंटा दिया जाएगा और आप वेबसाइट में जा कर के अपना सेंटर भी देख सकते हो। मतलब मेरे स्टेट में क्या मेरा सेंटर पड़ रहा है कि नहीं। जैसे कि मैं अभी प्रयागराज से हूँ, तो मैं देखूँगा कि इलाहाबाद यूपी में प्रयागराज एक सेंटर है कि नहीं। हाँ, बेसिकली है, प्रयागराज सेंटर है। तो इसीलिए आप देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा सेंटर है। सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट तो नहीं कह सकते हैं। मतलब एक टाइप से अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो मतलब मेरे लिए थोड़ा सा लीनियंट हैं चीज़ें, कि बहुत ज़्यादा लीनियंट तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक लीनियंट है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे पता रहती हैं, जैसे जनरल एंट्री हो गया, और जो भी लॉज होते हैं इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब जो भी लॉज होते हैं वो सब मुझे कुछ कुछ पता है, जो कि अगर हम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा पॉलिश हो जाए। तो यही था आज का वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा।